हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। तो जैसा कि 23 मार्च को सीबीएसई का अकाउंटेंसी का पेपर है, तो अकाउंटेंसी के पेपर में जो चीजें फैक्ट आती हैं कि ये आनी ही आनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो 6 नंबर के आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, उसमें जो जो चैप्टर फिक्स है कि आना ही आना है, आज से हम आने वाले कुछ दिनों तक उन्हीं चैप्टर्स को लेकर चलेंगे। उसका क्विक रिवीजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें आनी है और किन चीजों पे हमारी कितनी पकड़ है कि पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने एक एक चीज यहां पे अच्छे से देखा है, कॉन्सेप्चुअली एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा है, तो नो डाउट आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। यहां पे मैं कोई क्वेश्चंस लेके नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है कैश फ्लो जो कि 34th नंबर पोजीशन पे आएगा। आपके पेपर का 34वां क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला, ये फिक्स होता है, ये आना ही आना है। और ये कितने मार्क्स का होता है? ये कंटेंट करता है आपका 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का ये एक फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना इस पे अपनी पकड़ मजबूत की जाए। अब बच्चों को लगता है कि सही ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, या आप में से बहुत से बच्चों को ये बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिले। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और इसमें टोटल कैश फ्लो कवर किया है मैंने। ठीक है, अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो इसको हम 2 पार्ट में ले आएंगे, नहीं तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये एक पार्ट में कंप्लीट हो जाए। चलो आइए आज स्टार्ट किया था सीधा सीधा कैश फ्लो। तो सबसे पहले बच्चों, जो कैश फ्लो में हमें जानना है कि देखो पढ़े सब हो, तो इसलिए मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। यहां पे फैक्ट चीजें बताऊंगा जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल दिमाग में रखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम कायदे से लेके चलना है। ठीक, तो आओ पहली चीज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनाया जाता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत बनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे नहीं बता पाते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बनता है। तो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आज के बाद याद आएगा, भूलना मत। चलो, तो कैश फ्लो में हमें क्या क्या चीजें जाननी है वो आपके सामने लिखा हुआ है। सिर्फ आपकी पकड़ इन 4 पॉइंट पे हो जाए बच्चों, मैं बताता हूं ना, कभी कैश फ्लो में दिक्कत आएगी नहीं। इतना आसान सा चैप्टर है, सोच लो। सिर्फ 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स पे अपनी पकड़ को इतना मजबूत बना लीजिए कि यहां से कुछ भी आएगा तो मुझसे तो गलत नहीं होने वाला। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज है। पहली आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है? इसका फॉर्मेट। बहुत से बच्चों से फॉर्मेट ही नहीं बनता, फॉर्मेट मिस्टेक हो जाता है या भूल जाते हैं। तो मैंने एक सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए डाला है कि आपको फॉर्मेट याद हो जाए, या इसको देख के याद कर लीजिए। बुक में भी ये आपने इतना बनाया होगा कि फॉर्मेट अब तक आपको याद हो गया होगा। दूसरा, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। बहुत से बच्चों को बैलेंस शीट का एनालिसिस करना आता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे आज भी बैलेंस शीट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते होंगे। इसके लिए मैंने एक टॉपिक रखा है कि बैलेंस शीट जो मिलती है उससे कौन से आइटम कहां कहां जाते हैं। तो उसका जब एनालिसिस आपको अच्छे से हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। देखो थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकाली जाती है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले लिखते हो ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट में कौन कौन से आइटम ऐड किए जाते हैं पता है ना। अभी आगे हम सब चीज को लेके आए हैं, तो इसलिए बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज को देखिएगा, एक एक चीज को अच्छे से पढ़िएगा। कहीं दिक्कत कैश फ्लो में नहीं आने वाली है। 1-2 बार देख लोगे, जो छोटे छोटे डाउट हुए ना वो भी निकल जाएंगे। ठीक, चलो, तो थर्ड हो गया नेट प्रॉफिट, सेकेंड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड फर्स्ट फॉर्मेट। ये तो अमूमन आसान सा है, आपने खूब लगाए हैं क्वेश्चंस, खूब देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो क्या है? एडजस्टमेंट। अब सर एडजस्टमेंट तो इतनी आती है, लेकिन उन्हीं एडजस्टमेंट से मैंने समराइज किया है कि पेपर में आप अपने जितने भी सैंपल्स लगाए होंगे, आप देखिएगा मैक्सिमम आपको एडजस्टमेंट यही दिखाई दी होंगी। पहली एडजस्टमेंट डिविडेंड पे आप अच्छे से कमांड बना लीजिए।
डिविडेंड में कौन कौन से डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, और उसके बाद आता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस पे अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दो वर्ड आते हैं, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कहां क्या ऐड होगा कहां क्या ऐड नहीं होगा, और कभी कभी ये बैलेंस शीट में दे देता है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, तो बच्चे कहीं ना कहीं यहां पे थोड़ा सा उनसे दिक्कत हो सकती है। तो पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरा डिबेंचर, डिबेंचर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट आती है उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसी होगी, थोड़ा सा डेट का इश्यू होता है, बच्चे डेट अगर मिस किए, कहीं भी आपकी डेट मिस हुई तो काम खत्म। और जो लास्ट आपकी एडजस्टमेंट है वो क्या है, फिक्स एसेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी कई बार एडजस्टमेंट की होगी। इसमें दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, पहला फिक्स एसेट अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कभी कभी इसमें आता है। तो दोनों ही अकाउंट यहां पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर इन चारों पे आपकी कमांड हो गई ना तो कैश फ्लो गलत नहीं होने वाला। तो आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले पॉइंट की तरफ। जो आपका पहला पॉइंट है बच्चों, वो है फॉर्मेट। अब इसके फॉर्मेट को अच्छे से देखो, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो बनाने को आएगा तो क्या लिखना है, सबसे पहले हेडिंग को जरूर ध्यान देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां से यहां तक की चीज को अक्सर ध्यान दीजिएगा। बच्चे सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं बेटा, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट किस डेट को बना रहे हो वो डेट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश फ्लो आपका कौन सी डेट को बनेगा, जिस भी डेट को बनेगा। सपोज दैट हमने बनाया 31 मार्च 2024, तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2024। इसके बाद कॉलम कितने बनेंगे, 1 2 3, पहला पर्टिकुलर, फिर ये डिटेल। जनरली बच्चे इसमें अमाउंट लिख के आते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप सही फॉर्मेट बनाइए, डिटेल ही लिख के आइएगा। और ये क्या है, अमाउंट। इसमें 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी नंबर ए, क्या लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरी एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 तरीके की एक्टिविटी से जो भी कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उनको जोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके आने के बाद आप इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देते हैं तो आपका क्या आता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छी बात यह है कैश फ्लो के क्वेश्चन में कि जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, उसमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहां पे आंसर दिया होता है, तो तीनों एक्टिविटी को जोड़ने के बाद क्या मिलता है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हमें मिल क्या जाता है, क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया होता है, तो अगर वो मैच हो गया तो समझ लीजिए आपका कैश फ्लो खत्म। 6 नंबर फिक्स। तो उसमें बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेलिंग आपको पूरे फॉर्मेट की पता होगी, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें बता देते हैं क्या क्या आता है। जिस तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला आइटम ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत हो गया तो बच्चों सब गलत हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर ये गलत तो सब गलत। इसके बाद इसमें ऐड क्या होता है, बताओ क्या क्या ऐड होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें नॉन कैश और एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सब यहां पे ऐड हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी टोटल लिस्ट आपको दे दूंगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग में होते हैं। ठीक, आओ अब इसमें से लेस क्या होता है, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर ये दोनों नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, ऐड और लेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया तो हमें क्या मिला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल में से दो ही चीज आती है,
या तो करंट एसेट्स आएगा या तो करंट लायबिलिटी आएगी। भाई वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब यहां पे बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि सर किसे ऐड किया जाए, किसे लेस किया जाए, क्योंकि जब एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी वो एसेट इंक्रीज हुई तो जोड़ देगा, एसेट डिक्रीज हुई तो घटा देगा। इसको आसानी से याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ये टी फॉर्म वाली, पार्टनरशिप वाली, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? लायबिलिटी, फिर क्या आता है? एसेट्स। पहले क्या आता है? लायबिलिटी, फिर क्या आता है? एसेट्स। तो आप लायबिलिटी से याद रखिए, जो पहले आया ये इंक्रीज होगा तो प्लस और ये डिक्रीज होगा तो माइनस। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो प्लस और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुई तो माइनस। कोई दिक्कत? तो यहां पे इंक्रीज क्या होगी? करंट लायबिलिटी, तब ऐड होगा, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो लेस हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट एसेट के साथ, मतलब अगर करंट एसेट्स आपका डिक्रीज होता है तो प्लस और इंक्रीज होता है तो माइनस। हालांकि आपने पूरे साल इसे लगाया होगा तो ये आपको अच्छे से आता होगा। तो इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एसेट और लायबिलिटी को जोड़ने घटाने के बाद हमें क्या मिल जाता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें से हमें क्या घटाना होता है? क्या घटाना होता है जल्दी से बताइए? इसमें से जो माइनस होता है वो होता है टैक्स पेड। क्या माइनस होता है? टैक्स पेड। और टैक्स पेड को माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो अगर पॉजिटिव आई तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और निगेटिव आई तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है। ठीक, इसके बाद फाइनेंसिंग और सॉरी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आपको दिक्कत होगी नहीं। आपको पता है इन्वेस्टिंग में सभी एसेट्स आती हैं और फाइनेंसिंग में सभी जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड्स होते हैं वो आते हैं। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे इसका एनालिसिस बैलेंस शीट का। तो उम्मीद है फॉर्मेट आपने कई बार बनाया होगा, इसलिए मैं इसे बहुत डिटेलिंग में इसको डिस्कस करने के लिए नहीं जाता। जो छोटी मोटी बेसिक चीजें थी वो मैंने यहां पे आपको बता दी। तो फॉर्मेट का बस ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हकीकत तो ये है, क्यों? जिस बच्चे को बैलेंस शीट का एनालिसिस करना आ गया, आधा क्वेश्चन तो उसका वैसे ही सॉल्व हो गया। पता चल रहा है बैलेंस शीट आई है, एडजस्टमेंट दिए, तुम्हें पता ही नहीं कि बैलेंस शीट के कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा आइटम फाइनेंसिंग में जाएगा, कौन सा आइटम इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है तब तो यार बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेकंड नंबर पे रखा है कि आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस करना आना चाहिए। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या मिलता है? इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड होगा, नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट को देखते ही आप यहां से एक लाइन खींच लीजिएगा लायबिलिटीज में। कहां से? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के बाद एक लाइन खींच लीजिएगा, या करंट लायबिलिटी के पहले एक लाइन खींच लीजिएगा। सेम इसी तरीके से करंट एसेट्स को अलग कर लीजिएगा, और यहां पे हमने करंट लायबिलिटी को अलग कर लिया। हम इसे अभी टच करेंगे ही नहीं। एनालिसिस किया कैसे जाता है ध्यान से सीखना। सबसे पहले करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स को हमने सर्कल कर लिया। अब बच्चा ये दो जो आइटम है, ये दो जो आइटम, ये आइटम होते हैं फाइनेंसिंग के। किसके? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। और यहां पे ये जो आइटम है नॉन करंट एसेट्स, ये होता है आपका इन्वेस्टिंग का। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों आइटम फाइनेंसिंग के, ये आइटम इन्वेस्टिंग का। तो सर अगर ये और ये फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग होगा तो ऑपरेटिंग में क्या बचा? तो ऑपरेटिंग के ये जो आपने दो सर्कल किए हैं ये दोनों ही ऑपरेटिंग होते हैं। ये दोनों कहां जाएंगे? ऑपरेटिंग में। लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे यहां पे दो आइटम करंट लायबिलिटी में आता है। करंट लायबिलिटी के दो आइटम कौन कौन से याद कीजिए? एक होगा बैंक ओवरड्राफ्ट और दूसरा होता है कैश
क्रेडिट। ये दो आइटम, करंट लायबिलिटी के ये दो आइटम, ये आपके ऑपरेटिंग में नहीं जाते। ये कहां जाएंगे ये दो आइटम? ये दो आइटम आपके होते हैं फाइनेंसिंग के, इसलिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरी बैलेंस शीट का एनालिसिस है, कौन से आइटम कहां जाते हैं। तो करंट लायबिलिटी में सिर्फ दो आइटम ऐसे अगर कभी भी आपको दिखाई दे, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो ये किसका आइटम होता है? फाइनेंसिंग का। आप इसे ऑपरेटिंग में मत डालिएगा। और इस फाइनेंसिंग में एक आइटम कौन सा? ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला। ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला आइटम क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो सभी को पता होगा कि जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो यहीं से आता है। ठीक है, और बताइए क्या हो सकता है? तो और इसमें करंट एसेट्स में जो कि ऑपरेटिंग का है, इसमें एक आइटम कहीं नहीं जाता, वही आंसर होता है जिसको हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है यहां पे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन से आइटम होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला आइटम कौन सा? मार्केटेबल सिक्योरिटी। दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तीसरा आइटम चेक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट। ये आइटम अगर आपको कभी भी दिखाई दे तो ये कौन से आइटम होते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन कौन से? ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, और मार्केटेबल सिक्योरिटी के बाद लास्ट में चेक एंड ड्राफ्ट। अगर ये आपको करंट एसेट्स में कहीं भी बच्चों दिखाई देता है तो ये क्या हो जाएगा? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा। ये हो गया एनालिसिस कि बैलेंस शीट के कौन कौन सी हेडिंग किस किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार बैक होके देखिएगा, अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पेज में यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहले में आपने पढ़ा पूरा फॉर्मेट, दूसरे में पढ़ लिया एनालिसिस ऑफ बैलेंस, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एनालाइज करने के बाद अब आता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होती है? सबसे पहले आपको निकालना क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता है ना वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी डिफरेंस होता है हम उसे ले लेते हैं। लेने के बाद उसमें कौन कौन से आइटम ऐड किए जाते हैं, तो आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे। पहला, दो डिविडेंड, दो डिविडेंड, दो डिविडेंड, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे याद रखेंगे? नेट प्रॉफिट में कौन कौन से आइटम ऐड किए जाते हैं? दो डिविडेंड, एक इंट्रीम एक प्रपोज्ड, एक इंट्रीम एक प्रपोज्ड। तो यहां पे जो आपके दो डिविडेंड होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला होता है इंट्रीम डिविडेंड, दूसरा होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, इंट्रीम और प्रपोज्ड दोनों को ऐड करने के बाद फिर दूसरा आइटम कौन सा ऐड होगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन, कभी कभी क्वेश्चन में दो वर्ड होते हैं, एक लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा वर्ड आता है टैक्स पेड। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों एक साथ आते हैं, दोनों। तो कौन सा ऐड होगा? हमेशा जो नेट प्रॉफिट में ऐड होता है वो कौन सा होता है? प्रोविजन। टैक्स पेड तब ऐड होगा जब प्रोविजन क्वेश्चन में ना दिया हो। जब प्रोविजन में क्वेश्चन में नहीं देगा तब हमें क्या ऐड करना है? टैक्स पेड। नहीं तो अगर प्रोविजन है तो प्रायोरिटी प्रोविजन को देंगे। ठीक, तो ये तीन चीजें ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर इसमें तो बुक में और भी चीजें दी हुई हैं, और भी चीजें जो दी हुई हैं वो जनरली आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिली होंगी। जो क्वेश्चन में मिली होंगी हमेशा नेट प्रॉफिट में, हमेशा याद रखिए ऐसे पढ़िएगा, दो डिविडेंड, एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एक टैक्स, ये हमें ऐड करना है। दो डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टैक्स, दो डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टैक्स। पूरे क्वेश्चन में हमें ये देख लेना है क्वेश्चन मिलते ही कि कहीं दोनों डिविडेंड तो नहीं दिया, कहीं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो नहीं दिया, कहीं टैक्स तो नहीं दिया। अगर दिया है तो आप उसे ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आपका?
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कोई दिक्कत? तो अब इसमें कोई दिक्कत होगी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालें? तो क्या क्या ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में? 2 डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और तीसरा टैक्स। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या है। तो बच्चों इसके बाद आ जाती है आपकी जो मेन चीज है वो क्या है? एडजस्टमेंट। क्या आती है? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी, क्योंकि इसमें आप पहले इतनी चीजों को सीखिए बेसिक से कि पहला आपका कभी भी फॉर्मेट नहीं, मतलब फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, बैलेंस शीट का एनालिसिस अच्छे से कीजिए। बैलेंस शीट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज फाइनेंसिंग की है, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग की है, कौन सी चीज ऑपरेटिंग की है। ये एनालिसिस करने के बाद ही आप क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होइए। जब ये एनालिसिस हो गया तो आपने फॉर्मेट बना लिया, और फॉर्मेट में पहला ही आइटम क्या निकाला जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता कैसे है वो अभी मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कौन कौन से 3 आइटम या 4 आइटम जोड़े जाते हैं। तो सर ने कहा कि सर 2 डिविडेंड, एक इंटरिम, एक प्रपोज्ड। अब इसका कौन सा ईयर लेंगे ये भी आगे बताएंगे। 2 डिविडेंड अगर दिया होगा जोड़ेंगे। तीसरा कौन सा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये होगा तो इसको हम जोड़ देंगे। अब इन तीनों के बाद तब स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन में स्टार्ट होती है आपकी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट मैंने कितनी लिखी थी? 4। इन 4 एडजस्टमेंट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पहली एडजस्टमेंट कौन सी है? डिविडेंड। दूसरी एडजस्टमेंट जल्दी बताओ। तो पहली हो गई डिविडेंड, दूसरा हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी है? तो सर तीसरा हमको ध्यान देना है डिबेंचर्स के इंटरेस्ट पे, और लास्ट वाली फिक्स एसेट। ठीक, इतनी कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे ज्यादा एडजस्टमेंट कहीं नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। जितने भी सैंपल आपने लगाए होंगे इससे ज्यादा एडजस्टमेंट आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। तो बस बच्चों आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, और इसी को कंटिन्यू किया जाएगा एडजस्टमेंट को। एक एक चीज को सिखाऊंगा, एक भी चीज को छोड़िएगा मत। थैंक यू।